हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आज हम पीपल एज रिसोर्स में बात करेंगे जो ह्यूमन स्किल जो सबसे बड़ा फैक्टर है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आई वुड से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो चैप्टर नंबर 1 में था उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो मेजर मेजर पॉइंट हम लेके चलेंगे वो आप समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमें क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। नंबर 1 की ओवरव्यू क्या है चैप्टर का। नंबर 2 इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम समझेंगे। नंबर 3 क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम एजुकेशन और हेल्थ के बारे में समझेंगे इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। और नंबर 4 है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे एनसीईआरटी का क्या एस्पेक्ट है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी को हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे और एनसीईआरटी पे अपनी कमांड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरव्यू कहता है द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। तो जो हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा था कि हमारी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, पर एनसीईआरटी कह रही है कि एफर्ट टू एक्सप्लेन, ये चैप्टर एक्सप्लेन करेगा कि पॉपुलेशन एक एसेट है फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। कैसे वो एसेट है, कैसे वो एसेट बन सकती है, इसी का डिस्कशन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। वो इन्वेस्टमेंट, वो कैपिटल कैसे बनेगी, ह्यूमन एक सिर्फ इंसान कैपिटल कैसे बन सकता है इकोनॉमी के लिए, जब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल केयर। तो 3 चीज समझ में आ गई, एजुकेशन मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, तब जाके कोई भी ह्यूमन एक एसेट बन सकता है। In fact, human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. In fact, reality में क्या है? Human capital is a stock of skill. एक stock है skills का and productive knowledge, और productive knowledge का एक stock है embodied in them. उनके अंदर जो embody किया गया है, उनको डाला गया है, राइट? तो अगर हम किसी व्यक्ति को प्रॉपर एजुकेशन दे दें, ट्रेनिंग दे दें और मेडिकल केयर की सुविधाएं दे दें, जो एक मुद्दा है किसी भी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए भी एक बड़ा टारगेट है, तो एक ह्यूमन, एक नॉर्मल इंसान एक एसेट बन सकता है। अब आगे चैप्टर कहता है पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग, क्या रेफर कर रहे हैं? टू अ कंट्रीज वर्किंग कैपिटल, किसी देश की वर्किंग कैपिटल वहां के लोग हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स, उनके प्रोडक्टिव स्किल्स और उनकी एबिलिटीज। और ये कैसे आएंगी? लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये समझने वाली बात है कि अगर उनकी एबिलिटी को और उनकी जो स्किल है उनको एनहांस, एग्जिस्टिंग जो उनकी प्रोडक्टिविटी स्किल है और एबिलिटी है, अगर उसको एनहांस कर दिया जाए तो वो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, विच इज जीएनपी। ये समझ, ये एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। तो जैसे और रिसोर्सेज होते हैं उसी तरह पॉपुलेशन भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। तो ये जो सवाल अभी पार्लियामेंट में उठा था, जिसके ऊपर एक बहस, इस पे एक आर्टिकल भी हमें डिस्कस किया है एडिटोरियल में, तो हिंदू का ही आर्टिकल है, उसमें बोला गया था कि ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक बाधक है हमारे विकास के लिए। पर एनसीईआरटी समझा रही है कि पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी आबादी का ये पॉजिटिव साइड है, दैट इज ऑफन ओवरलुक, जो ओवरलुक कर दिया जाता है, इसको ध्यान नहीं दिया जाता व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। अगर हम नेगेटिव साइड की तरफ देखेंगे तो यही लगेगा। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज। तो वो क्या कह रहे हैं? कंसिडरिंग, इस बात को कंसिडर करते हुए, only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities, खाना, पढ़ाई, एजुकेशन, साक्षरता और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए अगर हम कंसिडर करें तो ये उनके लिए प्रॉब्लम है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। वो कहना क्या चाह रहे हैं
कि अगर उसकी नेगेटिव साइड की तरफ देखेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग, जो सिर्फ प्रॉब्लम ही लग सकती हैं, कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उनको खाना मिलना, फूड, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप, और जो हमारे ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स है हमारे देश में, अगर उनको फर्दर डेवलप कर दिया जाए बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करके और हेल्थ प्रोवाइड करके, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो ह्यूमन रिसोर्स की जो बात अभी इन्होंने कही, हम सभी कोई ह्यूमन रिसोर्स हैं, पर क्या हम कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? ये एक सवाल है। तो अगर हमको एजुकेशन मिल जाए, अगर हमको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए और अगर हमको प्रॉपर फूड मिल जाए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या बन सकते हैं? HCR, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन सकते हैं किसी देश के लिए, अपने देश के लिए। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैसा होगा? जिस तरह फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होती है, फिजिकल कैपिटल क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो जिस तरह फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होती है, उसी तरह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकती है अगर उनको प्रॉपर इन चीजों को मुहैया कराया जा सके। तो हमारा दो चीजें क्लियर होगी। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन क्या है? जो हमारे फैक्टर्स हमने समझे। फिजिकल कैपिटल क्या हो सकती है? एसेट, मनी, वर्किंग कैपिटल, जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा, वो सब फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है। बट ह्यूमन रिसोर्स को अगर ये चीजें दी जाए तो HCR बन सकता है। ठीक है, HCR, या फिर मैंने R लिख दिया, F लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आगे समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल yields a return just like investment in physical capital। ठीक है, समझ में आ गया। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of the higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people। तो जिसको ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, ज्यादा एजुकेशन मिलेगी, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी तो बढ़ जाएगी। वो ये कह रहे हैं हायर प्रोडक्टिविटी का मतलब उनका पैसा कमाने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी कैसे मिल सकती है? कि इंसान से आपको प्रोडक्टिविटी क्या मिलेगी? क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इस इकोनॉमी के लिए हम एक एसेट बन सकते हैं और इकोनॉमिकली इस कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। पहले हम सोसाइटी को सपोर्ट करेंगे जहां हम रहते हैं, सोसाइटी के इंपॉर्टेंट एसेट बनेंगे, और उसके बाद अपनी कंट्री का एसेट बनेंगे, राइट? जो हमारा टारगेट है, हम सभी का टारगेट है। तो अगर हमको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल है। ये एनसीईआरटी हमको इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं। अब इस बॉक्स में देखते हैं फटाफट से कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इसको ध्यान से देखते हैं, बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी में। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमको ये बता दिया, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो नॉलेज के आधार पर हम अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करते हुए कैसे हम प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हैं, ये हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से पता चला। और इसका बेस क्या है? नॉलेज, ज्यादा ज्ञान, साक्षरता, पढ़ाई लिखाई, ज्यादा रिसर्च। जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप रिसर्च कर पाओगे, नई चीजों को इजाद कर पाओगे। इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। कि आईटी रिवॉल्यूशन जो जिसमें अभी हम लोग हैं, हर चीज टेक पे अवेलेबल है, हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने का कितना बड़ा फायदा है। अगर आपको नॉलेज है, आप घर बैठे ही इनकम कर सकते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं घर से काम कर रही हूँ और तकनीक का यूज करके, आईटी का यूज करके हम आपस में नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये आईटी रिवॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इंस्टेंस है इस बात को प्रूव करने का, इस बॉक्स में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ओवरव्यू में क्लियर हो गया कि ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, पीपल एज रिसोर्स की बात हो रही है। तो आगे की बात समझते हैं। नाउ इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है इसमें मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप प्रोडक्टिव बनते हो वैसे ही आप सबसे पहले सोसाइटी को सपोर्ट करते हो। सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और अ हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज
also who themselves were not directly educated or given health care. क्योंकि डेफिनेटली जैसे ही आप अर्न करना चालू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकम टैक्स की स्लैब में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जॉब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम इनकम टैक्स स्लैब में, आईटी एक्ट में आते हैं कि नहीं। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो हम अपने अपने परिवार को सपोर्ट करने के बजाय इस टैक्स को पे करके हम सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद अपने देश को सपोर्ट करते हैं और उन लोगों को भी हेल्प कर पाते हैं जो डायरेक्टली खुद नहीं कमा सकते, who themselves were not directly educated or given health care, जिनको हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है, जो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि समाज में हर इंसान हर तरह का काम नहीं कर सकता। तो हम एक एसेट बनते हैं उन लोगों के लिए भी। In fact, human capital is in one way superior to other resource। और एनसीईआरटी कह रही है कि ह्यूमन कैपिटल और रिसोर्सेज से एक स्टेप आगे है, सुपीरियर है, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। क्यों सुपीरियर है? ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, बिकॉज अगर हम नहीं होंगे तो इस लैंड का, इस जमीन का, इस कैपिटल का यूज कौन करेगा? लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। ये लैंड और ये जमीन और ये कैपिटल जो एसेट्स हम बनाते हैं, ये खुद से नहीं चल सकते, इनको चलाने वाले कौन है? हम। इसलिए ह्यूमन कैपिटल को अदर कैपिटल्स से एक स्टेप आगे रखा गया है, सुपीरियर रखा गया है, ठीक है। नाउ इस बॉक्स के ऊपर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर इकोनॉमी, और पॉपुलेशन कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, नहीं है, होना नहीं मानना चाहिए। इट कैन बी turned into a productive asset by investment in human capital, अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल by spending resources on education and health for all training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है हमको कि अगर ट्रेनिंग दी जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाए और एग्रीकल्चर वर्कर्स को भी नॉलेज दी जाए, तो उनको भी हम एक बढ़िया रिसोर्स बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर के भी हम उनके लिए स्वयं सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप फटाफट आगे के पेज पे चलते हैं। ओके, इस पेज, वैसे पेज नंबर चेंज भी हो जाते हैं कभी कभी एनसीईआरटी में, पर पिक्चर्स आर ऑलमोस्ट सेम अगर आप ध्यान दे तो इस बॉक्स में आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें जो समझने वाला बॉक्स ये है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज विया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न्स इन फ्यूचर। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में क्या इन्वेस्ट करें, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें और मेडिकल केयर प्रॉपर मिले, तो वो एक बड़ा रिटर्न दे सकते हैं भविष्य में। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, और ये उसी तरह एक इन्वेस्टमेंट है जैसे हम लैंड और कैपिटल में करते हैं। हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और इससे क्या होगा, अगर हम उनको प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर देंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम सोसाइटी को देते हैं, हमने समझ लिया। बिकॉज दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी ये बेसिक चीजें मुहैया हो जाए जिससे वो आगे चल के प्रोडक्टिव बने। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और आपने देखा होगा जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रिशन, साफ सफाई को लेके, हाइजीन को लेकर, प्रॉपर खाना मेरे बच्चे को मिले, इसके पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनको इसका सिग्निफिकेंस पता है। एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी आउटपुट दे सकता है। अगर जो बच्चा ज्यादा दिन बीमार रहेगा, पढ़ाई नहीं ठीक से कर सकता, फिर वो आगे अपने लिए कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तो आगे क्या सपोर्ट करेगा अपनी फैमिली को? इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग एजुकेटेड हैं उनको इस बात का अच्छे से पता होता है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और हाइजीन मिले। अच्छा, एक चीज समझते हैं, या जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो बेसिक जो पंच है, स्टार्टिंग का पंच, वो ये है, they accordingly look after their children's need for education at school and health, a virtuous cycle, ये इंपॉर्टेंट समझेंगे। virtuous cycle is thus created in this case, virtuous cycle in contrast a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। जो लोग ऑलरेडी जिनको सुविधाएं मिली हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सुविधा देना चाहते हैं, उस तरह की साइकिल चलती है। और जो पेरेंट्स डिप्रीव्ड है, जिनको नहीं मिल सकी ऐसी सुविधाएं, वो भी, उनकी मजबूरी भी होती है कभी कभी, वो अपने बच्चों को वो चीजें मुहैया नहीं करवा पाते, जिसको कहते हैं विशियस साइकिल, विशियस एंड वर्चुअस। अब समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीज है और उसके क्या बारे में, किस बारे में बात हो रही है। तो फटाक से इस पे क्लिक करते हैं, विंडो खुल के आएगी। ओके,
ये देखते हैं। तो इसको मैंने आप सबके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैं इसको इलाज कर देती हूँ। तो वर्चुअस साइकिल क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। वर्चुअस साइकिल क्या है, देखिए दोनों के वर्ड अलग अलग है, पर दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्ट्रास्ट है। वर्चुअस का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले सेल्फ ट्रेनिंग ली, ठीक है, सेल्फ ट्रेनिंग लेकर के आपने इंप्रूव मोटर फंक्शन बनाया, ट्रेनिंग मिली, उसके बाद आपको पॉजिटिव आउटकम मिला, आपको लाइफ में रिवॉर्ड मिला, सक्सेस मिला, एफर्ट मिला जो आपने काम किया। उसके बाद आपने हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस एंड लो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस्ट सप्रेस कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर्स। मतलब अगर आपके पेरेंट्स अच्छे बैकग्राउंड से हैं, उनको सारी बेसिक चीजें मिली हैं, तो वो भी अपने बच्चे को ये सब देने की कोशिश करते हैं। तो एक हेल्दी इंसान जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती हो, वो तरीके से काम करता है, पॉजिटिव आउटकम लाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ाता है और अच्छे कॉम्पनसेशन उसको उसके लिए मिलते हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर के हिसाब से। उसके अपोजिट विशियस साइकिल क्या होती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है तो आपके जो आउटपुट है, लो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, आपके सक्सेस में बाधा आती है, उसके बाद आपके आउटकम भी नेगेटिव हो जाते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, मतलब आपको जो काम करना है वो आप ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे और एक साइकिल चलनी चालू हो जाती है। तो ये हुआ वर्चुअस साइकिल और ये हुआ विशियस साइकिल। मतलब अगर आपके पेरेंट्स अच्छे माहौल से हैं, उनको बेसिक चीजें मिली हैं, तो अपने बच्चों को भी आगे अच्छी चीजें देंगे और इस तरह से एक अच्छा साइकिल चालू होगा, उसे कहेंगे वर्चुअस। और इस केस में अगर आपके पेरेंट्स को गलत 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 का मतलब तो नहीं, कम सुविधाएं मिली हैं, तो अपने बच्चों को भी वो उस तरीके से कम सुविधाएं देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। वापस आते हैं। सो वर्चुअल साइकिल समझ में आ गया, विशेष भी समझ में आ गया। नाउ अब समझते क्या है कि अगर ये ऐसा है तो बाकी देश कैसे काम कर रहे हैं। तो अब समझते हैं कि कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड, ठीक है, इसको मैं फटाक से यहाँ पे पेन से ले लेती हूँ। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब जापान जो एक देश है जिसके लिए बहुत बार न्यूज में बहुत कुछ चीजें आती रहती हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, एक्चुअली अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया। कैसे, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप मैप में देखें जापान को, तो उसका जो जो एरिया है वो इंडिया से बहुत कम है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। देयर कंट्रीज आर दीज कंट्रीज आर डेवलप, पर वो डेवलप कंट्री है, रिच है, क्यों, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री, और वो जिनको जो चीज जरूरत होती है वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच, डेवलप, तो फिर डेवलप कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपने इस रिसोर्सेज को एफिशिएंट बनाया। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप। ऐसे जापान ही नहीं, बहुत सारे एशिया के ऐसे देश हैं जिनका एरिया बहुत कम है, लेकिन वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके अपने देश में ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ा करके, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस जैसे देश आते हैं, अपने यहाँ के लोगों को यूज करके उस कंट्री की इकोनॉमी को कहां से कहां ले गए। तो अगर आपके, और हम तो बहुत रिच है, इंडिया तो ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी अगर बोले नेचुरल रिसोर्स में तो बहुत रिच है, तो हम तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स कर सकते हैं। बट द पॉइंट ये है कि हमको उस लेवल तक पहुंचने में एफर्ट लगाने होंगे जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब फटाफट से एक्टिविटीज समझ लेते हैं कि अब जब, क्योंकि ह्यूमन, अगर हमको ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाना है, फॉर्मेशन करना है, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन करना है, तो हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी समझनी होंगी। तो इसमें समझते हैं कि द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे जो कृत्य है, एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक बोलनी चाहिए, वो 3 तरह की होती है। पहली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग, ये सब आता है हमारा प्राइमरी में, पहली चीज। दूसरी चीज होगी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में भी, और ये मेंस के लिए भी जरूरी है। तब लोग सोचते हैं कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब इसी से पूछा जा रहा है। नाउ आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है सेकेंडरी में, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड एजुकेशन, यहां से ये सब आता है। हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, ये आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। माय मिस्टेक, no, my mistake, that is a tertiary sector, number 3.
तो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ है हमारा सेकेंडरी में, बाकी सारी सर्विसेज आती हैं हमारा टर्शरी सेक्टर में, और प्राइमरी में हमारा आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री एंड फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो प्राइमरी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मेजॉरिटी में बेसिक समझने के लिए इतना काफी है। Now, the activities in this sector result in the production of goods and services. These activities and add value to the national income. जो ये activities हैं ये हमारे national income में support करती हैं, ठीक है? So इसलिए इन activities को समझना जरूरी है। These activities are called economic activities. Economic activities have two parts. जैसे मैंने पहले बोला कि इन types के भी सब types हैं, लेकिन इसमें इस बुक में अभी नहीं है, आगे आने वाली क्लासेस में होगा। जब आप 10th और 11th की हम लोग इकोनॉमिक्स समझेंगे तब उसमें डिटेल दिया हुआ है। Economic activities have two parts, market activity and non-market activity. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट हैं, इसके अलावा एक दो पार्ट है। पहला है मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट। मार्केट में वो एक्टिविटीज आती हैं जब आप कोई काम करें और उसके बदले आपको रेम्यूनरेशन का मतलब पैसा मिले, ठीक है? जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आपको प्रॉफिट बनता है या पैसा मिलता है वो मार्केट एक्टिविटी है। पर जिन प्रोडक्शन को और सर्विस को बनाने के लिए आपको पैसा नहीं मिलता वो कहलाती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। सो एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट, दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, ये आपकी कहलाती है मार्केट। और नॉन मार्केट हो गया जो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा, वो कहलाती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। जैसे कि चीजें हो गई सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो चीजें करी जाती हैं वो नॉन मार्केट होती हैं। अब जैसे यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाया गया है कि 3 टाइप की जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है। इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में नहीं आते पिक्चर्स वाले, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। तो वो कह रहे हैं कि नॉन मार्केट कौन सी हो गई, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि आप अगर किसान हैं, फार्मिंग करते हैं और आपने गेहूं उगाया और गेहूं का 20% आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, तो ये नॉन मार्केट हो गया। पर जो 80% आपने मार्केट में बेच दिया वो मार्केट एक्टिविटी हो गई। क्यों? उस 80% को बेचने के बाद आपको पैसा मिला और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आएगा। मार्केट और नॉन मार्केट दोनों ही सिचुएशन में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन जिसमें आपको प्रॉफिट या पे नहीं मिल रही बदले में, उसको नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। और जिसमें पे या पैसा आपको मिल रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी है, लेकिन वो मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अच्छा, तो अभी तक की बेसिक चीजें हम लोग को क्लियर हो गई होंगी आई गेस। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, उसके बाद हम पॉज लेंगे आज के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाली ये है, विमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। जो महिलाएं होती हैं उनको घर में काम करने के लिए कोई भी पे नहीं मिलती। दीज हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। तो एक सवाल है कि अगर कोई महिला घर में काम करती है क्या वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है? तो जी नहीं, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कंसिडर हो सकती है पर वो नेशनल इनकम का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो मार्केट एक्टिविटी नहीं है। वो इकोनॉमिक तो है लेकिन मार्केट एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनको उसके लिए वो सैलरीड जॉब नहीं है, पेबल जॉब नहीं है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक, इसलिए वो मार्केट एक्टिविटी नहीं है। ठीक है ना। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। इन दिस सेक्टर, जो ये बात कर रहे हैं विमेन के कॉन्टेक्स्ट में, कि औरतों के लिए जो काम है वो बहुत ही इरेगुलर है और इसकी इनकम बहुत कम है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चिल्ड्रन केयर, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। सो महिलाओं के लिए ये बात यहाँ पे हो रही है कि उनके लिए जो एक्सपोजर काफी कम है, और अगर है भी तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक सपोर्ट है, जो उनके मैटरनिटी लीव्स हैं, जो उनका चाइल्ड केयर है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में इस बेसिक ओवरव्यू लिया इस चैप्टर का, जिसमें हमने कुछ चीजें समझी हैं, वो है हमारे पास। फिर से गो थ्रू कर लेते हैं, फिर यहीं पे पॉज करते हैं आज के लिए। पहला हमने ओवरव्यू समझा कि पीपल एज रिसोर्स क्या है हम और क्या बन सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक
उसके बाद हमने समझा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ के एस्पेक्ट को समझेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हम समझ सकते हैं इस चैप्टर में, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब